तो चलिए आइए आज हम देखते हैं एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में बात करेंगे। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि एम्पेयर सर्किटल लॉ कब दिया गया। तो देखिए एम्पेयर सर्किटल लॉ 1823 में एंड्रे मारिए एम्पियर ने दिया, डिस्कवर्ड किया, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर किया मैक्सवेल ने। और अगेन जब आप 8वां चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, यानी 12th क्लास का, तो आप वहाँ पे देखिएगा कि इसका जो नाम हो गया वो हो गया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। और एम्पियर सर्किटल लॉ को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी, वो 1865। एम्पियर्स लॉ जो असल में है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का निकालने का दूसरा मेथड है। सबसे पहले आप बायट-सैवर्ट लॉ के बारे में पढ़े, यहाँ पे हम उसके दूसरे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्पियर्स लॉ की तरह जानते हैं इसको। तो एम्पियर्स लॉ कहता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, उस पे आते हैं। एम्पियर्स लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नोट। म्यू नोट नया टर्म है, अच्छा इसके बारे में बात करेंगे। म्यू नोट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये कहता क्या है, कहता है कि यहाँ पे देखिए जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और म्यू नोट जो है वो एक्चुअली क्या है, परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, इसको हिंदी में निरपेक्ष पारगम्यता कहते हैं। और जैसा कि आप अथी में देखे होंगे, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि एप्सिलॉन नोट हुआ करता था। तो एप्सिलॉन नोट क्या था, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी होता था, जिसको हम कहते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इसका। और एक था एप्सिलॉन डॉट आर, इसका नाम था रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी तरह से यहाँ पे है म्यू नोट और यहाँ पे होगा एक म्यू आर। तो म्यू नोट क्या है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। तो चलिए इसके बारे में तो हो गया। अब ये कहता क्या है हिंदी में, देखिए हिंदी में कहता है एम्पेयर्स का परिपथ के नियम के अनुसार एक बंद परिपथ के मार्ग के चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर हिंदी में, चुंबक क्षेत्र का रैखिक समाकलन, जो रैखिक समाकलन लाइन इंटीग्रल जिसको कहते हैं, वो कहलाता है कुल धारा आई जो बंद परिपथ में से प्रवाहित होता है का म्यू नॉट टाइम्स होता है, गुना होता है। तो ये बात को कैसे समझेंगे, इसके लिए थोड़ा सा चलिए हम आते हैं। एम्पेयर्स लॉ का आपने स्टेटमेंट देखा, एम्पेयर्स लॉ का आपने स्टेटमेंट देखा। अब एम्पेयर्स लॉ कहता क्या है, तो देखिए एम्पेयर्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए आप सिंपल में एक तार लेते हैं इस तरह से, और इसमें करंट जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो इसको आप डॉट मानते हैं। और इसको एक और करंट जा रहा है ऊपर डॉट, एक मान लीजिए अंदर की ओर जा रहा है, जो इसको की कहते हैं क्रॉस। एक करंट बाहर है यहाँ पे, एक करंट यहाँ बाहर जा रहा है, एक करंट यहाँ बाहर है। तो सभी का नाम दे दीजिए I1, I2, I3, I4, I5 और ये है I6। अब ये कहता है, तो एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट का सीधा मैथमेटिकल अगर फॉर्म देखें, मैथमेटिकल फॉर्म देखें, तो ये कहता है बी डॉट डीएल, जिसको कहते थे लाइन इंटीग्रल। देखिए यहाँ पे आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, एम्पेयर्स लॉ स्टेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व। तो ये जो बी है वो कह रहा है, ये वाला कह रहा है म्यू नॉट, और आई जो होना चाहिए वो इनक्लोज्ड होना चाहिए। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे बी क्या है, बी है इस करंट के वजह से, इस सभी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, तो देखिए इस लाइन इंटीग्रल के साथ, लाइन इंटीग्रल के साथ लेना है। तो देखिए ये वाला यहाँ पे मान लीजिए, ये वाला जो लाइन है ये हमने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ किया है, ये कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है। इसी को कहते हैं एम्पेरियन लूप।
यानी कि ये एम्पेरियन लूप है, और हिंदी में इसको ऐसे ही कहते हैं, एम्पेरियन पाथ इसको कह सकते हैं, पास। तो इस एम्पेरियन लूप के चारों ओर मान लीजिए ये डीएल है, ये डीएल है, ये इधर भी डीएल है, आप इधर भी ले सकते हो, उल्टा भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीएल है, तो इस डीएल के चारों, इसके वैल्यू जो होगा, इस डीएल का डायरेक्शन आपने ले लिया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे डीएल तो हो गया, बी क्या है, बी इसी पॉइंट पर होगा, तो हो सकता है बी का डायरेक्शन इधर हो, यहाँ पे इधर हो, तो किधर हो सकता है, ये थीटा अलग अलग होगा सभी जगह पर, यहाँ पे बी ऐसे हो जाए, तो बी किसके कारण, इस करंट, इस करंट, इस करंट, और भी जो करंट है उसके कारण हो सकता है। लेकिन एम्पेयर लॉ देखिए कहता क्या है, इसमें कितने करंट है, 6 करंट है इस इलाके जगह पर। लेकिन इस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है, तो इसके अंदर मात्र 3 करंट है। तो यही करंट के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के इंटीग्रेशंस को लेना है। तो यहाँ पर जो आप आई इनक्लोज लीजिएगा, बस वो यही 3 होना चाहिए, ये लूप के बाहर का करंट को नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब रही बात कि आप यहाँ पे इसको लिखिएगा बी डॉट डी एल वेक्टर बराबर, अच्छा इसको कहते हैं क्लोज्ड लूप, बंद पास, इसीलिए इसको इंटीग्रेशन में ऐसे सिंबल लगा देते हैं। आपको हम कंपेयर करके दिखाएंगे गॉस लॉ में क्या लेते थे। सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट होगा, लेकिन आई इनक्लोज्ड में देखिए यहाँ पे 3 ही लेना है, ये तो लेना नहीं है बाहर वाला जितना है, I4 ना I5 ना I6 ने लेना है। तो ये इनक्लोज वाले में क्या क्या लीजिएगा, तो इस इनक्लोज वाले में लीजिएगा, अब डायरेक्शन किधर लीजिएगा, ये वाला तो ऊपर जा रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, और ये वाला करंट क्या हो रहा है, अंदर, तो 2 ऊपर है 2 अंदर है, तो प्लस किसको लीजिएगा, माइनस किसको लीजिएगा, इसी में सबसे बड़ा बात ध्यान देना होता है। तो इसमें देखिए ध्यान क्या देना है कि जो ऊपर है राइट हैंड लेना है, राइट हैंड स्क्रू रूल लेना है, तो आप ऐसे कर्ल कीजिए ग्राफ को, डीएल किधर ले रहे हैं, डीएल इस फिंगर को लीजिएगा, तो जैसे ही आप ऐसे लेते हैं तो ऊपर वाला जो करंट होगा राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से वो सेंस पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी इसका नेगेटिव होगा। तो जो ऊपर करंट जा रहा है वो डीएल के अनुसार क्या होना चाहिए, फिट बैठ रहा है पॉजिटिव सेंस में, तो I1 क्या हो जाएगा, प्लस फॉर्म में, फिर क्या होगा, प्लस, इसके सभी करंट को जोड़ेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, तो I2 भी क्या होगा, प्लस सेंस में होगा। फिर जो I3 है वो नीचे जा रहा है, इसका सेंस हो गया नेगेटिव। तो बस यही कहानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3, बस इतना सा ही आपको लेना है, यही एम्पेयर्स लॉ हो गया। एम्पेयर्स लॉ इतना ही है। एम्पेयर्स लॉ में आपको समझ में आ गया होगा कि भीतर वाला जो ही सिर्फ करंट काम आता है लूप के भीतर, और लूप के बाहर के करंट को कंसाइडर नहीं करता इसके अंदर, और इतना सा ही कहता है। ये क्लोज लूप का होता है, तो क्लोज लूप यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं गॉस लॉ और एम्पेयर्स लॉ में क्या है। आपको बताए थे कि गॉस लॉ क्या होता है और एम्पेयर्स लॉ क्या होता है। तो देखिए गॉसेस लॉ जो था और एम्पेयर्स लॉ जो यहाँ पे हमने पढ़ा, दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चा को इसमें परेशानी होता है। देखिए गॉस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस होगा तो ये 3 डायमेंशनल फेस होगा, और इसके जितने भी, इसका ऊपर से देख लीजिएगा ये कवर है, तो ये इसके भीतर में मान लीजिए एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, प्लस है, एक माइनस है, और यहाँ Q3 है, और यहाँ पे Q4 है, Q5 है माइनस में। यहाँ पे एम्पेयर्स में कह रहा है कि यहाँ पे I1 है अंदर की ओर, I2 ले रहे हैं बाहर, अंदर की ओर, I3 ले रहे हैं बाहर की ओर, और एक I4 ले रहे थे। तो इन सब में से देखिए क्या होगा, I5 था बाहर की ओर। डीएल आप मान लीजिए इसको इधर लीजिएगा, फिलहाल अब इधर ले लीजिए, पहले ऊपर वाले में हम किधर लिए थे, उल्टा। तो देखिए अगर आप डीएल इधर लेते हैं, बी मान लीजिए किधर होगा, तो ये थीटा बना लिया, ठीक है। तो ये जो लूप है, इस लूप में डीएल हमने इधर लिया, तो अब राइट हैंड स्क्रू रूल इसमें देखिएगा कैसे जाएगा, ऐसे। तो ऐसे जाने के बाद जो अंदर बन रहा है वो राइट हैंड स्क्रू रूल को फिट बैठा रहा है, तो ये प्लस फॉर्म में कौन हो जाएगा, तो हियर क्या लिखेंगे, I3 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और
ऊपर जो जा रहा है वो राइट हैंड स्क्रू रूल के उल्टा हो गया, तो वो नेगेटिव ले लेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखने लायक बात है। I2 जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह पर जो कहता था ये फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कहता था कि क्या होगा, तो E.ds, ये बात आप पढ़े होंगे। अच्छा, बराबर क्या होगा, तो गॉस लॉ सीधा कहता था कि टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड होगा इसके अंदर अब बटे एप्सिलॉन नॉट। आप इनसाइड भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ से लिख दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए फ्लक्स E.ds बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ तो चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जो वैल्यू है उसको आप अलजेब्रिक सम कर दीजिए, इनक्लोज की जगह लगा देते, देखिए क्या होगा, तो -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, और इसके बाद इसको डिवाइड कर देते थे एप्सिलॉन नॉट से। इसके बाहर का काउंट नहीं करते थे क्योंकि गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज को काउंट नहीं किया जाता है। इसमें देखिए चार्ज करंट को बाहर कंसाइडर नहीं किया जाता है, जो अंदर करंट है उसी को कंसाइडर करेंगे, ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक आया वैल्यू, वो एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, B.dl बराबर क्या होगा, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड वाला। तो देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ B.dl बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I इनक्लोज्ड क्या लीजिएगा, यहाँ पे देखिए I3 प्लस, तो बाकी क्या है -I1 -I2 अब प्लस I3, बाकी इसमें लेंगे ही नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, एम्पेयर्स लॉ, और ये क्या हो गया, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ और एम्पेयर्स लॉ बड़ा एक दूसरे के साथ कंपेरेबल है और एक दूसरे के साथ आसानी से समझ में भी आ जाता है। तो यही एक दूसरे का चचेरा फुफेरा, जो भाई समझना है इसको समझिए, ये एक दूसरे का इस तरह से रिलेटेड है। हाँ, यही बात रहा, ये सरफेस के लिए, ये सरफेस है लेकिन कैसा है, क्लोज सरफेस पे है, और ये कैसा है, क्लोज्ड लूप है। तो क्लोज लूप के लिए ये काम करता है, ये सरफेस के लिए ये 3 डायमेंशनल बॉडी है और ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, जस्ट एक टाइप का क्या है, रिंग है, सर्कल है। और ये क्या है, एक स्फेरिकल हो सकता है, क्यूब हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। अब आता है बात कि एम्पेरियन जो लूप है वो किस तरह का हो सकता है। एम्पेरियन लूप किसी तरह का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हम यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, इसका हो गया कहानी खत्म। चलिए, एम्पेरियन लूप के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एम्पेरियन लूप क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला बात देखिए, एम्पेरियन लूप कहता है एम्पेयर सर्किट लॉ इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ बायट-सावर्त लॉ। अगर एम्पेयर्स लॉ के बारे में थोड़ा जानकारी हम हासिल करें तो ये कहता है एम्पेयर सर्किट लॉ जो है वो बायट-सावर्त लॉ से हटकर नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बायट-सावर्त लॉ, ये बायट-सावर्त लॉ से डिराइव किया जा सकता है। इट्स रिलेशनशिप टू द बायट-सावर्त लॉ इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप बिटवीन गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। कहता है इसका संबंध ठीक उसी तरह से है जिस तरह कूलम का संबंध, गॉस का संबंध कूलम से है, उसी तरह से इस लॉ का संबंध बायट-सावर्त लॉ से है, जस्ट उसी तरह। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी भाषी जो क्षेत्र का बच्चा है उसको एक बार देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। बायट-सावर्त लॉ, दूसरा पॉइंट में अगर हम बात करें एम्पेयर सर्किटल लॉ के बारे में, तो कहता है बोथ एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड बायट-सावर्त लॉ आर रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसके लिए ये काम करता है। तो ये हिंदी में ही इसका दिया हुआ है। एम्पेयर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट विच डू नॉट चेंज विथ टाइम। करंट लॉ जो है वो स्टेडी करंट उसको कहते हैं जो टाइम के साथ नहीं बदलता, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऐसा नहीं कि आप बल्ब जलाए तो जब वो बल्ब जल रहा था तो जीरो कम करंट से, मान लीजिए आप 0 से 20 एम्पेयर तक करंट पकड़ा कोई भी सर्किट में, तो 0 से 20 एम्पेयर पकड़ने में ये टाइम के साथ बदला, तो उस टाइम में नहीं, बल्कि ये कहता है कब, जब ये 20 एम्पेयर पकड़ गया होगा, स्पीड कांस्टेंट हो गया होगा, टाइम के साथ बदल नहीं रहा होगा, तब ये अच्छे से काम करेगा। चलिए, ये एम्पेयर सर्किटल लॉ इज मोर यूजफुल अंडर सर्टेन साइमेट्रिकल सिचुएशन। सर्टेन साइमेट्रिकल सिचुएशन क्या है कि जब सिचुएशन ऐसा हो कि साइमेट्रिक हो। साइमेट्रिक का मतलब आप समझिए इस प्रकार से कि अगर कोई, मान लीजिए अगर कोई वस्तु ऐसा है, जैसे एक आदमी है, आप इसको बीच से 2 टुकड़ा कर दीजिए आरी लेके ऊपर से नीचे तक,
तो दोनों तरफ जो है वो बराबर बराबर पार्ट्स बटेगा, बाहर से देखने में एक जैसा लगेगा। इसी को कहते हैं साइमेट्रिक होना। यानी साइमेट्रिक होता है इंसान, अगर ऊपर से काटे, बीच से काट दे तो कमर के ऊपर और कमर के नीचे, तो ये साइमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऊपर से काटेंगे एकदम सामने से, तो ये साइमेट्रिक हो जाएगा। चलिए, ये हो गया कहानी आपका इस तरह से। अब हम बात करते हैं एम्पियर लूप का जो टाइप होगा वो कैसा हो सकता है। देखिए, एम्पियर का जो लूप का होगा ना टाइप, वो देखिए किस तरह से होगा। एम्पियर का है, एम्पेरियन लूप के बारे में बात कर लें थोड़ा। एम्पेरियन लूप का है, इट इज एन इमेजिनरी लूप, ज्योमेट्रिकल एंटिटी और नॉट ए रियल लूप। कहता है कि ये जो एम्पेरियन लूप है जो हम बनाते हैं, वो असल में क्या है कि माना गया चीज़ है, ये कभी भी रियल नहीं होता है। जैसे कि हम बायट सैवर्ट लॉ में देखते थे कि ये करंट जा रहा है, तो यहाँ आई होता था, तो इसी लेंथ में वायर का छोटा सा लेंथ को आप डीएल बोलते थे। लेकिन यहाँ जो डीएल है वो दरअसल एम्पेरियन लूप का हिस्सा है, और ये तो कहीं भी मान सकते हैं आप, कितना बड़ा साइज का मान सकते हैं। तो ये रियल नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लूप है जिसको ज्योमेट्रिकल एंटिटी कहते हैं, यानी कि एक ज्यामितिक रूप दिया गया है। इट मे बी इन एनी शेप, इसका जो आकार है वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और कोई भी शेप हो सकता है, बट ये 2 डायमेंशनल है। अब देखिए, ये कहानी था, इसका इतना हो गया। अब हम इसके बाद अगर देखें तो कुछ हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये बायट सैवर्ट लॉ से के तरह है या नहीं है। तो बायट सैवर्ट लॉ के लिए इसको हम प्रूफ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए शुरू में प्रूफ फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई वायर है जो कि स्ट्रेट है, इस तरह का स्ट्रेट वायर है, इसके आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप बायट सैवर्ट लॉ को यूज करते थे, और बायट सैवर्ट लॉ को यूज करके आप वैल्यू निकाल लेते थे म्यू नॉट। अच्छा, इसका ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं दिए हैं इस बार में। इस बार देखिए बी है, बी का जो मैग्नीट्यूड आता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आता था, ये वाला कहानी। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा था। यही वैल्यू अगर हम एम्पेयर से लेकर आ जाए तो हम समझेंगे कि एम्पेयर्स जो देता है वही बायट सैवर्ट लॉ भी देता है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसमें मानना आसान होता है। वी सपोज ए एन इन्फिनाइट इन्फिनाइट लेंथ वायर इन विच आई करंट फ्लोइंग। कह रहा है कि एक वायर है जो इन्फिनाइट लेंथ का है। ऐसा नहीं दो तरह का इन्फिनाइट होता है, आपको थोड़ा सा इसमें समझा दे। देखिए, एक इन्फिनाइट होता है कि जो दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं और इसके मिडिल से लेते हैं। एक तरह का इन्फिनाइट होता है कि इसके एंड पर लेते हैं और एक तरफ एक्सटेंड होता है। तो इस केस को कहते हैं सेमी इन्फिनाइट, इस वाले केस को, और इसको कहते हैं इन्फिनाइट। इसमें एक स्पेशल नाम लगा दिए सेमी इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट तो है लेकिन इसका हाफ पोर्शंस को यूज कर रहे हैं यहीं से इधर का, और ये दोनों तरफ लेंगे और मिडिल पॉइंट पर लेंगे, तब इसको इन्फिनाइट सिंपली बोल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक इन्फिनाइट वायर है जो दोनों तरफ है, बीच से ले लिए, इस डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कीजिएगा। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एम्पेरियन लूप। तो एम्पेरियन जो लूप लीजिएगा, इसमें एक सबसे खासियत है कि ये सर्कुलर लीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। तो सर्कुलर लिए, इसका हमने निकालना है यहाँ पे भाई मैग्नेटिक फील्ड, बी का पूरा मैग्नीट्यूड निकालना है कितना है। अब देखिए, इसमें हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज। देखिए, जो वो लूप लिए थे, इस तरह का तार था, और इसमें आपने ऐसे लिए थे इस तरह से करके, और यहाँ से आप आर डिस्टेंस लिए थे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो ध्यान, इसको ऐसे देख रहे हैं तो आपको ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसको ऊपर से देखने लग जाए तो ऊपर के लिए, ऑब्जर्वर के लिए ये दिखेगा, कैसा दिख रहा होगा, करंट ऊपर जा रहा है,
देखिए करंट ऊपर जा रहा है, आई ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर करंट जा रहा है, ऐसे ले लिए, और इसमें डीएल इस तरह से लिए चारों साइड। तो देखिए इसमें जब सर्कुलर लीजिएगा तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि करंट जो ऊपर जाएगा वायर में जाएगा तो इसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में होगा। तो सर्कुलर लूप में जब होगा तो जहाँ भी इसका मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के लिए अगर देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल होगा, हर एक कोने पे होगा। बिल्कुल सही है। तो बी और डीएल के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा एवरीवेयर। तो बिटवीन थीटा जो है, थीटा इज बिटवीन, बिटवीन क्या है, डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 0 एट एवरी पॉइंट, यानी प्रत्येक पॉइंट पर बी और डीएल के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। हिंदी वाला बच्चा इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बी डॉट डीएल बराबर क्या होगा, म्यू नॉट आई। आई क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इनक्लोज था इस सर्कल के भीतर में सिंगल एक वायर है, तो आई एक लिए। बी डॉट डी एल कॉस जीरो बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट आई। कॉस जीरो लगा दिया इसको डॉट प्रोडक्ट को तोड़ने के बाद। अच्छा ये जीरो हो गया। अब देखिए बी डी एल का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई लगा दिए यहाँ पे। और अच्छा अब जो मेन है बी बाहर होगा, चूंकि क्लोज लूप है तो यहाँ बचेगा क्लोज लूप और डीएल बचेगा। और जी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कीजिएगा इसको, 0 से। अब एक डीएल जो है ये एकदम छोटा सा लेंथ है इस सर्कल का, और इसको आप बड़ा कीजिएगा तो धीरे 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 ये बड़ा होके क्या हो जाएगा, एक सरकमफ्रेंस बन जाएगा। सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है, 2πr। यहाँ पे 2πr यूज कर लेंगे। तो लिमिट जो है लोअर क्या होगा, 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनने के बाद इसका 2πr वैल्यू जाएगा, इसको आप क्लोज लूप कहिएगा। अच्छा तो डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, लिमिट लगेगा 0 से 2πr, ये लगा दिए। एल के जगह 2πr रखिएगा और -0 कीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा बी बराबर म्यू 2πr म्यू नॉट आई। बी बराबर जो है वो इधर ले जाइएगा, ये वैल्यू आप देखिएगा, इसका कंपेयर कीजिएगा जो बायट सबट लॉ से आया था वो किस तरह से आया था। बायट सबट लॉ में आपने क्या किया, एक इन्फिनाइट तार लिया और उस तार से ये आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, वो बी बराबर क्या था, म्यू नॉट आई बाय 2πr, यही वाला वैल्यू आया था। तो ये यानी कि हो गया हमारा प्रूफ कि बायट सबट लॉ जो देता है वही देता है एम्पियर सर्किटल लॉ, और यही वैल्यू बायट सबट लॉ के अकॉर्डिंग टू बायट सबट लॉ भी आता है, अकॉर्डिंग टू बायट सबट लॉ। तो बायट सबट लॉ के हिसाब से और इसके हिसाब से सेम आया, इसका मतलब हमारा ये कहानी हो गया। अब देखिए इसके बाद एम्पेयर्स लॉ का कई एप्लीकेशंस है सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इसका देखिए एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, तो इसका सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे क्या, एक इन्फिनाइट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इस पॉइंट पे निकाले। एक ये हो गया। दूसरा हो गया ये, अगर कोई मोटा वायर है, थिन वायर है, सॉरी थिक वायर है, तो थिक वायर के भीतर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और इसके सरफेस पर क्या होगा और इसके सरफेस के बाहर क्या होगा, एक तो ये है। तीसरा नंबर में है एक सोलोनॉइड है। सोलोनॉइड समझते हैं, स्प्रिंग जैसा अगर कोई तार बना दे, इसके चारों साइड मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है। एक होता है टोरॉइड। टोरॉइड कहते हैं जो ये इस तरह से सोलोनॉइड को गोल गोल घुमा के इस तरह से लगा दे, तो इसमें करंट दौड़ेगा, इसमें करंट दौड़ेगा, इस तरह से इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भीतर में होगा। तो भीतर में कितना स्ट्रेंथ होगा और इसके इस पूरे भीतर में कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा। तो ये 4 इसमें एप्लीकेशन है जो आगे के टर्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसका लिमिटेशन क्या है। एम्पेयर्स लॉ बढ़िया से कब वर्क करता है। एम्पेयर्स लॉ को अगर देखें कि ये ज़्यादा यूजफुल कहाँ है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, इज टेंजेंशियल टू द लेंथ एट एवरी पॉइंट। तो अगर ये मैग्नेटिक अगर लूप जो ले रहे हैं, इसमें करंट यहाँ पे है, अगर ये करंट इसमें जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है करंट, और आप लूप लिए हैं इस तरह से, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो टेंजेंट की ओर है, स्पर्श रेखा की ओर है, और डीएल भी इधर होगा, तो बी और डॉट डीएल के बीच में हमेशा 0 डिग्री एंगल बनेगा, बी और डीएल के बीच।
और ये जो बी और डीएल के बीच एंगल बनेगा हर एक पॉइंट पर वो 0 डिग्री बनेगा, तो ये इंटीग्रेट करने में आसान कर देगा। तो आप देखिए अगर बी डॉट डी एल लगाइएगा म्यू नोट इंटू आई, आई यहाँ पे जा रहा है इसमें करंट, तो ये तो लगा दीजिएगा आप, लेकिन यहाँ पे क्या लगाइएगा कॉस जीरो, और चूंकि कॉस जीरो सभी लेंथ पॉइंट पर होगा इसलिए आसानी से ये क्या हो जाएगा बी डॉट डी एल जो था बी डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी डी एल, और कॉस जीरो 1 हो गया, तो बी बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और कांस्टेंट क्यों यूज करिएगा, क्योंकि इससे जो डिस्टेंस आप यूज कर रहे हैं वो हमेशा आर आर है, तो साइमेट्रिक फिगर है, इसके लिए ये आसान होता है। तो ये यहाँ पर आसानी से काम करता है। और ये क्लोज लूप के लिए तो एल क्या हो जाएगा, एक सरकमफ्रेंस बन जाएगा। आप रेक्टेंगल लीजिएगा तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो ये आसान कर देगा। तो साइमेट्रिक फिगर ज़्यादा आसान बनाता है। कह रहा है बी दूसरा केस कि बी और आसान कब हो जाएगा, बी इज नॉर्मल टू लेंथ एट कर्व पॉइंट एट एवरी पॉइंट। कह रहा है कि बी जो है 90 डिग्री हो जाए हर एक पॉइंट पर, तो डी एल और बी के बीच एंगल कितना हो जाएगा 90, तो बी डॉट डी एल ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का आसान टर्म बना देगा। तीसरा है बी का जो मोड है मैग्नीट्यूड है वो 0 हो जाए, यानी बी गायब हो जाए वैनिश हो जाए, तो उस केस में भी क्या होता है ये आसान होता है। तो ये 3 केस जो है एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एम्पेयर्स लॉ ज़्यादा अप्लीकेबल है। कब, जब बी और डीएल के बीच 0 डिग्री बन जाए, यानी कि सर्कल पे डीएल हो और डीएल और जो हमेशा हो टेंजेंट की ओर होता है, तो बी भी टेंजेंट की ओर हो जाए हर जगह पर, तो ये आसान हो जाएगा। दूसरा केस है बी और डीएल के बीच एंगल 0 हो गया और बी नॉर्मल हो जाए, जब डीएल के साथ 90 डिग्री बनने लग जाए, तो उस केस में भी आसान है। या बी 0 हो जाए तब आसान है, बी कांस्टेंट रहे तो आसान है। तो देखिए कई टर्म है जो एम्पेयर्स लॉ को आसान बनाता है, बट एम्पेयर्स लॉ वैलिड हर जगह है, लेकिन कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर आप कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ा दिए कोई फिगर में, तो उसका फायदा क्या है, हमें तो निकालना है उसका वैल्यू, और वो निकाल ही नहीं पाए आसानी से, तो इसीलिए उसमें हम कहते हैं कि यूजफुल नहीं है, बट वैलिड कई जगह पर है एम्पेयर्स लॉ। जहाँ भी आप लूप बनाइएगा क्लोज लूप में ये काम करेगा, वो वर्क करेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।